नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। डेट है आज 11 जनवरी। तो ये देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट्स। तो रिसेंटली अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया है जो इलेक्शन लड़ते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए। ये इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट है क्या, ये जान लेते हैं। यह वह अमाउंट है जो एक कैंडिडेट को लीगली तौर पर इलेक्शन कैंपेन के दौरान खर्च करना होता है, जैसे कि पब्लिक मीटिंग, रैलीज, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर्स, बैनर्स, व्हीकल एंड जो हमारे इलेक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसका सेक्शन 77 कहता है कि प्रत्येक कैंडिडेट को अपना सेपरेट और करेक्ट अकाउंट अपना एक्सपेंडिचर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होगा नॉमिनेशन एंड रिजल्ट डिक्लेयर होने के दौरान। इस बीच यानी नॉमिनेशन एंड रिजल्ट डिक्लेयर होने के बीच उसे अपना सेपरेट और करेक्ट अकाउंट देना होगा। सभी कैंडिडेट जो है अपना अपना स्टेटमेंट विद इन 30 डेज के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे। यदि कोई कैंडिडेट गलत इन्फॉर्मेशन देता है या गलत स्टेटमेंट देता है अपने एक्सपेंडिचर का, तो उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा डिसक्वालीफाई किया जा सकता है और उसे 3 साल के लिए इलेक्शन से बैन किया जा सकता है, अर्थात 3 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 10 ए के तहत। जो एक्सपेंडिचर है वह किस इलेक्शन में कितना खर्च करता है, तो आइए देख लेते हैं। लोकसभा में जैसा कि एक कैंडिडेट 54 लाख से 70 लाख खर्च कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। यानी अगर स्टेट के हिसाब से बड़ा स्टेट है तो वहाँ 70 लाख, और अगर छोटा स्टेट है तो वहाँ 54 लाख खर्च किया जाता था, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 70 लाख से 95 लाख कर दिया गया है। यानी कि अब बड़ा स्टेट जो लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वह 95 लाख खर्च कर सकता है और छोटा 70 लाख। और यह स्टेट असेंबली के लिए देख लेते हैं तो पहले यह 20 लाख से 28 लाख था, जो अभी बढ़ाकर 28 से 40 लाख कर दिया गया है। यानी बड़े स्टेट अब 40 लाख खर्च कर सकते हैं, छोटे स्टेट 28 लाख। अभी जो यूपी का इलेक्शन होने वाला है वहाँ 40 लाख जो है वो बड़े स्टेट की कैटेगरी में आता है, तो वह 40 लाख अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान खर्च कर सकता है, इंक्लूडिंग उत्तराखंड, पंजाब। जबकि 24 लाख की सीमा जो है जैसे गोवा या मणिपुर वहाँ खर्च किया जा सकता है। आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। तो रिसेंटली अभी जो केवाईसी के चेयरमैन है श्री विनय कुमार सक्सेना जी, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया है गाजियाबाद यूपी के सिरोरा विलेज से। ये मोबाइल वैन है क्या, यह काइंड ऑफ एक हनी यह एक वैन है जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर पोनियोखेरा में बनाया गया है, जो केवाईसी का डिजाइन हाउस है वहाँ पर, जिसकी लागत 15 लाख रुपए है। यह मोबाइल वैन 8 घंटे में 300 केजी हनी को प्रोसेस कर सकता है, और इसमें एक टेस्टिंग लेबोरेटरी लगाई गई है जिससे कि यह पता चल सके कि हनी की क्वालिटी क्या है। यह मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है यह यह केवाईसी का जो हनी मिशन है उसके भी अंतर्गत आता है, जिसके उद्देश्य है कि जो बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन की जाए और जो बी फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जाए और उन्हें हेल्प प्रदान किया जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है श्वेत क्रांति, वह इसका भी पार्ट है, जिसके अंतर्गत हमें फार्मर को इनोवेशन देना है, उन्हें अच्छी क्वालिटी की स्किल देनी है और उन्हें की इनकम को बढ़ाया जाना है। नेक्स्ट आर्टिकल है एशियन वाटर बर्ड सेंसस। यह 2 दिन का सेंसस जो है एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020 यह कंडक्ट किया गया आंध्र प्रदेश में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, इनके एक्सपर्ट थे इनके द्वारा। तो यह इनिशिएटिव जो एशियन वेटलैंड बर्ड सेंसस है यह 1987 में शुरू किया गया है। यह प्रत्येक जनवरी हर एक साल जनवरी में यह सेंसस कंडक्ट किया जाता है। यह एक एनुअल एक्सरसाइज है जिसमें वेटलैंड बर्ड जो है उनको काउंट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है वेटलैंड एरियाज में, और उनके हैबिटेट को देखा जाता है। तो ये जो सेंसस है यह कंडक्ट किया गया वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा, और ग्लोबल वेटलैंड ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटर प्रोग्राम जो है इसका हिस्सा है, जिसे कभी कभी इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस भी कहा जाता है। इसमें जो है मॉनिटर की गई 143 कंट्रीज को मॉनिटर किया गया है, जिसमें वाटर
बर्ड साइट जो है उनको कलेक्ट किया गया और वहाँ पर सेंसस किया गया। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में जो है वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया ने इसे कंटेक्ट किया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी उसके साथ मिलकर इंडिया में जो कोई फाइंडिंग आई उसमें दिल्ली एनसीआर, ओखला बर्ड सेंचुरी, संजय लेक और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निकल के आई। तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ की कंडीशन बेटर है। पहले लास्ट ईयर यहाँ 38 बर्ड की स्पीसीज जो आई थी, अभी जो आई वो 45 थी। ओखला बर्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ थोड़ा स्थिति सही नहीं है। यहाँ लास्ट ईयर 73 बर्ड आई स्पीसीज आई थी, जो इस बार 47 हुई। इसमें सिर्फ एक बर्ड है माइग्रेटरी स्पीसीज है जो नॉर्दर्न सोलवीरा नाम है, और संजय लेक है, वहाँ की भी स्थिति सही नहीं है। वहाँ पर इस बार केवल 2 ही माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज आई, जिसमें एक ग्रेट कॉर्मोरेंट और यूरेशियन कोट है। तो वाटर बर्ड कहते क्या है, किसे है, आइए देख लेते हैं। वाटर बर्ड जो है वह इकोलॉजिकल डिपेंड होती है वेटलैंड्स पे। अगर किसी अगर किसी जगह वाटर बर्ड्स है तो आप समझ लीजिए वहाँ उस वेटलैंड की हेल्थ अच्छी है। अगर वाटर बर्ड नहीं है तो वहाँ का इकोलॉजिकल कंडीशन गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है 2 वर्सेस 2 एग्री मार्केट एसेस इश्यूज। तो अभी इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्री एंड फार्मर वेलफेयर है, उन्होंने यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से एक एग्रीमेंट किया है 2 वर्सेस 2 मार्केट एसेस। तो 2 वर्सेस 2 क्या है, मतलब कि इसमें अगर आप हमारे 2 एग्री प्रोडक्ट्स को आप अपने मार्केट में एक्सेस दोगे तो हम आपके 2 एग्री प्रोडक्ट्स को अपने मार्केट में एक्सेस देंगे। यानी इंडिया अगर 2 एग्री प्रोडक्ट्स को एक्सेस देता है तो यूएसए भी उसके 2 प्रोडक्ट को एक्सेस देगा अपने मार्केट में। इसमें जो है यूएसए जो इंडिया का है, इंडिया में जो मैंगोज हैं और जो अनार्स हैं उनको यूएस मार्केट में एंट्री दी जाएगी, तथा जो यूएस का चेरीज एंड अल्फा अल्फा हाई है उसको इंडियन मार्केट में एक्सेस दी जाएगी, जिससे प्रमोट किया जाएगा एक्सपोर्ट को, इंडियन एक्सपोर्ट को यूएस के मार्केट में प्रमोट किया जाएगा, जिससे फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर फार्मर ये सब उगाते हैं उनकी उनके इनकम लेवल को इंक्रीज किया जा सके।